चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार। दिल्ली में 24 घंटे में 2716 लोग संक्रमित पाए गए और 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 51% का उछाल हुआ है। तो आप समझिए कि दिल्ली में किस तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% के करीब पहुंच गई है। राज्य में अभी हम एक्टिव मरीजों की बात करें तो 6360 मरीज एक्टिव हैं और इस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2716 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में जो कोरोना के मामले हैं उसमें 51% की उछाल देखी गई है। यानी आप समझ लीजिए कि कोरोना कितनी तेजी से पांव पसार रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि रफ्तार कोरोना की अब दिल्ली में और बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 2716 लोग संक्रमित पाए गए। यानी टोटल जो लगभग 6000 मामले हैं उसमें सिर्फ 24 घंटे में ही 2000 के पार ये मामला पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में कोरोना की बेकाबू रफ्तार हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6347 नए मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंता की बात मुंबई को लेकर है। यहां शनिवार को एक बार फिर से 6347 नए मरीजों की पहचान हुई है और इनमें से 5712 असिम्प्टोमेटिक केस है, जो आज एक मरीज की मौत भी हो गई है। इसके अलावा 451 लोग ठीक हुए हैं। शहर में 22,334 एक्टिव मरीज हैं और अब तक 75,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो गए हैं। लेकिन 75,000 लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन अब मामले जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात है। हालांकि अभी वहां के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। लगातार सरकार नजर बनाए हुए है क्योंकि महाराष्ट्र में अब 24 घंटे में 6347 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद अब चिंता बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो गई है। 6347 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो इसको देखते हुए देखना ये होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि जरूरी जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन के मसले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। हालात पर नजर सरकार बनाए हुए है और अगर हालात बेकाबू हुए तो आगे और पाबंदियों की बात उन्होंने कही है। लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन की बात नहीं है। ये तो रहे 24 घंटे में 6347 मामले। करीब उद्धव कैबिनेट के 10 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना संकट को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। हरियाणा के 5 जिलों में सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे और सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला के लिए विशेष निर्देश जारी किया है। इन 5 जिलों में सारे सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है। इन जिलों में मार्केट और मॉल में सिर्फ 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। खिलाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। बार और रेस्टोरेंट में जो सीटिंग कैपेसिटी है 50% लोग ही बैठ सकेंगे। इसके अलावा दैनिक जरूरतों से जुड़े ऑफिस के अलावा सरकार ने बाकी सभी दफ्तरों में 50% स्टाफ को ही बुलाने की सलाह दी है। तो सरकार का यह आदेश 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए लागू है। तो ये बड़ी खबर हरियाणा से हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर हरियाणा में 5 जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। 2 जनवरी से 12 जनवरी तक ये पाबंदियां रहेंगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और जो दफ्तर भी हैं वो 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे और तमाम जो पाबंदियां हैं वो बढ़ती जा रही है क्योंकि ये जो 5 जिले हैं यहाँ पर संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। चलिए यूपी की सियासत से आज की बड़ी खबर बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेरठ दौरा है और बड़ी खबर यह है कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 11:50 पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे और 32 खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा जो ओलंपिक जो खिलाड़ी थे उनके परिवार वालों से भी वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सलावा में एक जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को एक नायाब तोहफा देने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं।
यूपी में लंबे समय से ये खेल विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे। मोदी मेरठ के सलाबा में करीब 700 की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे सोच है कि मोदी देश के हर भाग में विश्वस्तरीय खेल की संरचना डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए, क्योंकि अभी तक ये माना जाता है जितना बड़ा ये देश है उस हिसाब से हम मेडल नहीं जीत पाते, क्योंकि हमारी जो आधारभूत संरचना है, जो खिलाड़ियों के लिए जो चीज़ें हैं वो सहूलियत उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये विश्वविद्यालय बनने के बाद खिलाड़ियों को काफ़ी राहत मिलेगी और यहाँ पर ओलंपिक खेलों का भी प्रशिक्षण खिलाड़ियों को मिलेगा। करीब यहाँ पर 1 घंटे 5 मिनट तक रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और यूपी की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। बड़ी खबर यह है, इन्होंने कहा है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कहां से लड़ना है ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जिस भी सीट से जहां भी मैदान में उतारेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी संगठन सीट तय करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है पार्टी तय करती है कि किसकी क्या भूमिका होगी और पार्टी जहां से उनको चुनाव मैदान में उतारेगी वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। इसके पहले वो सांसद थे और अब वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि उनके चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी कि अयोध्या से उनका खास लगाव है। अयोध्या के भी जो विधायक है उन्होंने ऑफर किया था कि हमारे यहाँ से आप चुनाव लड़िए। मथुरा की जो सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने भी कहा कि आप मथुरा से चुनाव लड़िए। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ के मामले में अब बड़ी अपडेट यह है कि इसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब हादसों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के प्रधान गृह सचिव की अगुवाई में जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें एडीजीपी संभागीय आयुक्त जांच में शामिल होंगे और 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ था उसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और 1 हफ्ते में ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर देखा जाएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा नए साल के मौके पर हुआ कैसे। एडीजीपी संभागीय आयुक्त और 3 सदस्यीय जो अधिकारी हैं उनकी टीम है। दरअसल जिस तरीके से रात में भगदड़ मची, 12 लोगों की मरने की खबर है, करीब 12 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, उसमें तमाम तरह की लापरवाहियां बात सामने आ रही हैं। हालांकि अब जांच का विषय है कि आखिर क्या वहां पे कारण था जिसकी वजह से भगदड़ मची और जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर 2 पक्षों में मतलब धक्का मुक्की हुई, इसके बाद से भगदड़ मच गई। हालांकि इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना का दौर चल रहा था, तो ऐसे में इतनी भारी संख्या में भीड़ ऊपर कैसे पहुंच गई। और इन 10 तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नए साल के मौके पर एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे के पहले की तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जो श्रद्धालु ऊपर जब भवन के पास पहुंचे आप देखिए वहाँ पे हजारों की संख्या में इकट्ठे भीड़ वहाँ पे दिखी, हुजूम दिख रहा है आप देखिए, और भवन के पास भारी भीड़। और जब थोड़ा भगदड़ मची तो आप देखिए लोग ग्रिल पे लटक गए, जिसको जहाँ मौका मिला वहीं से लटक कर वो वहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जो सबसे बड़ी कमी सामने आई सुरक्षा बलों की, सुरक्षा बल लोगों को कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाए और जब भीड़ बेकाबू हो रही थी तो उसके ऊपर वो लोग लाठियां भाजते नजर आए। और तो जिस तरीके से हादसा हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। इस रिपोर्ट को हमारी आप देखिए। रात का वक्त, बेहिसाब भीड़ और नाकाफी इंतजाम। वैष्णो देवी भवन में हादसे की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। नए साल पर माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भवन परिसर में इतनी भीड़ कैसे जुटी, ये हालात क्यों बने,
क्या सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई या कोई और बड़ी वजह रही? ऐसे तमाम सवालों के जवाब का इंतजार सभी कर रहे हैं। मंदिर भवन के गेट नंबर 3 पर घटी इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट पर श्रद्धालुओं की पर्ची चेक नहीं की जा रही थी। इस वजह से भवन परिसर में भारी भीड़ उमड़ी और ऐसे हालात बने। बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से चेक पोस्ट पर श्रद्धालुओं की पर्ची चेक की जाती है, फिर उन्हें भवन परिसर में एंट्री मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना महामारी और सुरक्षा के मद्देनजर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। पुलिस की बिल्कुल तो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2 घंटे वेस्ट किए। कोरोना प्रोटोकॉल के बावजूद 70 से 80 हजार श्रद्धालु कैसे पहुँचे? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की लिमिट तय क्यों नहीं की? त्रिकुटा हिल्स में ज्यादा श्रद्धालु नहीं ठहर सकते, बेस कैंप पर क्यों नहीं रोका गया? कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कराया? गेट नंबर 3 के पास जगह कम है, भीड़ को क्यों जुटने दिया गया? नए साल के मौके पर शाम से ही मंदिर में भारी संख्या में लोग जुटने लगे थे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भवन क्षेत्र में ऐसी भगदड़ कैसे मची? प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। पुलिस का कहना है कि भवन क्षेत्र में दर्शन के लिए पहुंचे लोग आपस में बहस कर रहे थे, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की हो गई। देखते ही देखते हालात बिगड़े और भगदड़ मच गई। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? वैष्णो देवी हादसे का जिम्मेदार कौन? कोविड गाइडलाइंस के बाद भी इतनी भीड़ कैसे जुटी? भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम क्यों नहीं थे? वैष्णो देवी में सुरक्षा कर्मियों के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए? वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी, कहीं कहीं पे एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। 3 घंटे वेट करा हमने कि रश कम होगा, हम दर्शन करेंगे, बट वैसा कुछ दिखा नहीं, उल्टा रश बढ़ रहा था। लोग जा रहे थे बिना किसी रीजन के। और प्रशासन की एक गलती जो मुझे लगी है वो ये थी कि उन्होंने आने वाले लोगों को मना नहीं करा कि वहीं पे रुक जाओ। वैष्णो देवी की यात्रा आमतौर पर दूसरे धार्मिक तीर्थों के मुकाबले ज्यादा अनुशासित और व्यवस्थित होती है। यहाँ सुविधाएं भी विश्व स्तरीय हैं, लेकिन नए साल पर हुई ये घटना कई सवाल खड़े करती है। शायद जिस संख्या में ये भीड़ जुटी, उसे देखते हुए इंतजाम नाकाफी साबित हुए और ये हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश में पहले भी कई बार मंदिरों में भीड़ भाड़ और अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच चुकी है। दरअसल ऐसे आयोजनों में जब बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है तो लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। जरा सी भी लापरवाही और अफवाह फैलने से लोग बेकाबू हो जाते हैं और नतीजा भागम भाग और भगदड़ और हादसे में लोगों की जान चली जाती है। हम आपको बताते हैं कि देश में मंदिरों में कब कब बड़े हादसे हुए। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। माता वैष्णो देवी भवन परिसर में दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर बहस तेज हो गई है। इससे पहले भी मंदिरों और धार्मिक स्थलों में भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। इसका कारण मंदिरों में भारी भीड़ जुटना, अफवाह, प्राकृतिक आपदाएं और व्यवस्था में कमी बताया जाता है। हम आपको देश के धार्मिक स्थलों, आयोजनों और कार्यक्रमों में हुई भगदड़ की बड़ी घटनाओं से रूबरू करा देते हैं। 14 जनवरी 2011
केरल में सबरीमाला मंदिर में हुई भगदड़ अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। इस भगदड़ में 106 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मार्च 2010 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ आश्रम में भगदड़ हुई। इसमें 63 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2008 में राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई थी। इसमें 250 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के मंधार देवी मंदिर में जनवरी 2005 में भगदड़ मचने से 270 से ज्यादा लोग मारे गए थे। संकरा रास्ता होने के कारण 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मरने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। अगस्त 2003 में महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले में भगदड़ मच गई थी। इसमें करीब 100 लोगों की जान चली गई थी। और यूपी से बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव आज लखनऊ में फूकेंगे चुनावी बिगुल। समाजवादी विजय रथ यात्रा का 10वां चरण आज इसकी शुरुआत करेंगे। एचसीएल लखनऊ से गोसाईगंज तक की रथ यात्रा निकाली जाएगी और गोसाईगंज के महुआरा कला में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 68 फीट ऊंचे फरसे का भी अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की पूजा के साथ चुनावी बिगुल फूकेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव एक जनसभा सीजी सिटी और दूसरी कबीरपुर में संबोधित करेंगे। दोनों सभाओं के माध्यम से वो राजधानी की 9 विधानसभा सीटों का गणित साधने में लगेंगे। अखिलेश यादव ने साल 2022 की शुरुआत अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की और यहीं पर जश्न मनाया और इस दौरान आज जनसभा में उनका एजेंडा भी तय किया गया है। और लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी की चुनावी रैली होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल युवाओं को देंगे रोजगार गारंटी। 2022 का चुनावी बिगुल फूकेंगे अरविंद केजरीवाल। स्मृति उपवन में जो मैदान है यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी के रण में अरविंद केजरीवाल उतरने वाले हैं और रोजगार गारंटी वो युवाओं को देंगे। 2022 चुनाव में दमदारी से उतरने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी और पूरी तरीके से सक्रिय है और इसी के चलते लखनऊ की स्मृति उपवन में आज रोजगार गारंटी रैली का आयोजन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। और बुधवार को राज्यसभा के सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रशासन से इस रैली की अनुमति मिलने की जानकारी दी थी। इस रैली में अरविंद केजरीवाल युवाओं को संबोधित करेंगे। केजरीवाल के साथ पार्टी के बड़े नेता भी इस रैली में शामिल होंगे। लखनऊ का स्मृति उपवन मैदान, अगर इसकी हम बताएं आज इसके बारे में कि इसकी क्षमता काफी बड़ी है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ जुटानी पड़ती है और इसी वजह से जो पार्टियां हैं यहाँ पर रैली करने से बचती हैं, क्योंकि भीड़ दिखाना मकसद होता है। लेकिन यूपी की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली आम आदमी पार्टी यहाँ पर अब जनसभा को संबोधित करेगी।